Yes, student. Our next topic is resistance of conductor. आगे हम ये समझने वाले हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. रेजिस्टेंस क्या होती है और व्हाट इज द रीजन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. अभी तक हमने लास्ट टॉपिक में ये तो समझा कि व्हेन वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस द करंट विल इंक्रीज. वहां पर एक और फैक्टर आया था हमारा प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर, दैट वाज रेजिस्टेंस. अब हम उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस होती क्या है. जैसे हमने लास्ट टॉपिक में भी समझाया था, रेजिस्टेंस इज द हर्डल इन द पाथ ऑफ करंट. रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस इज द हर्डल इन द पाथ ऑफ करंट. जैसे जैसे और वी कैन से रेजिस्टेंस इज अपोजिशन इन द पाथ ऑफ करंट. अपोजिशन मतलब एक ये अगर करंट कंडक्टर है, अगर मैंने इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी V वोल्टेज का क्या किया है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो इस कंडक्टर में जितनी ज्यादा ऑपोजिशन होगी मतलब यानी करंट को फ्लो होने में जितना मुश्किल से गुजरना पड़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. जितना इजीली फ्लो पाएगा उतनी ही रेजिस्टेंस कम होगी. यानी अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड सिंपली रेजिस्टेंस. ये तो बात समझ आई. और हमें पता है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम R से रिप्रेजेंट करते हैं. अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो रेजिस्टेंस आई कहां से, व्हाट द रीजन ऑफ दैट रेजिस्टेंस. एक कंडक्टर के अंदर अब और ऐसा भी है कि अलग अलग कंडक्टर्स के अंदर वो अलग अलग रेजिस्टेंस क्यों है, या इंसुलेटर में ऐसा क्या है कि उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है. तो अब उसको समझते हैं. ऐसा इसलिए होता है, ऐसा उस जो भी कंपोनेंट यूज कर रहे हैं हम, जो भी वायर यूज कर रहे हैं, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस डिसाइड होती है. ठीक है. अब उसको एक मॉलिक्यूलर लेवल पे समझते हैं कि रेजिस्टेंस होती क्यों. देखो मैंने क्या बताया था, एक कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे आयंस होंगे. ओके, बहुत सारे आयंस होंगे और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. जब तक मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया तब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहेंगे. जैसे मैंने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस पर अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव में रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में. ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. अब ध्यान से समझना, जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे तो उनके रास्ते में इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स देयर विल बी आयंस. देयर विल बी आयंस. अब वो क्या करेंगे, उन आयन से और दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए चलेंगे. जब वो दूसरे आयन से और इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए चलेंगे तो होगा क्या, कि वो आयंस और वो इलेक्ट्रॉन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे. यानी उनके पाथ को रोकेंगे, मतलब उनके मूवमेंट को रोकेंगे. तो दैट इज द मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर. तो अब ये जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होती है, ऑफ कोर्स हर एक मेटल की क्या होती है, अलग अलग होती है. ठीक है, किसमें आयंस बड़े होते हैं, किसमें छोटे होते हैं, किसमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं, किसमें कम होते हैं. तो उसी के बेसिस पर इजी ऑफ मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की. ऑफ कोर्स जो सिल्वर है दैट इज बेस्ट कंडक्टर, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इजीली मूव कर पाएंगे. इसी वजह से वो क्या है, बेस्ट कंडक्टर है. इट मींस इसकी रेजिस्टेंस क्या है, सबसे कम. ठीक है, इन मेटल्स दैट इज बेस्ट कंडक्टर, नॉट इन ऑल मटेरियल्स. इन मेटल्स दैट इज बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर. तो दैट इज द मेन कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर दैट इज मेनली when the electrons move in the conductor, strike with the other ions and the other electrons that provide the hindrance or opposition to the moving electron. That is the main cause of resistance of conductor. Okay. अच्छा, फिर अब ये बात करते हैं कि इंसुलेटर्स में ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर पाते. इंसुलेटर और दूसरे कंपाउंड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इतने जनरली कोवलेंट बॉन्ड से या इतने ज्यादा फोर्स बॉन्ड से बंधे होते हैं कि जितना मर्जी यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सोर्स लगा दूं मैं, कि वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो ही नहीं पाते. वो इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बंधे होते हैं उनके अंदर, वो मूव कर ही नहीं पाते. जब वो मूव हो ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा, करंट मूव कर ही नहीं पाएगा. जब करंट मूव कर ही नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली उस मटेरियल की रेजिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज्यादा. दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर. जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है उन्हें क्या बोलते हैं, इंसुलेटर. उसमें से करंट पास हो ही नहीं पाता. क्यों? क्योंकि इसमें मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. वो इलेक्ट्रॉन्स उनके आयन से इतने फोर्सफुली बंधे हुए हैं कि वो मूव कर ही नहीं पाएंगे. अगर वो मूव कर ही नहीं पाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा,
करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो वो क्या बन जाएंगे, इंसुलेटर बन जाएंगे। ओके, तो अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हमने लास्ट टॉपिक में भी किया था। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और ये इसका सिंबल है ओम। ओके, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जैसे हमने अभी किया था, दैट इज V अपॉन I। लास्ट टॉपिक में किया था, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट, V अपॉन I। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसे जैसे मैं वायर की लेंथ बढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। इट मींस अगर मैं एक छोटी वायर लेता हूं और एक बड़ी वायर लेता हूं तो बड़ी वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अगर सेम क्रॉस सेक्शन है तो जितने ज्यादा मैं वायर की लेंथ बढ़ाता चल जाऊंगा, रेजिस्टेंस उसकी बढ़ती चल जाएगी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट? अगर मैं एक मोटी वायर लेता हूं और एक पतली वायर लेता हूं, तो मोटी वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, अगर ये वायर है सपोज करो, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एंड तो ये दो मेन फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। अगर मैं यहां रेजिस्टेंस को कंबाइन करता हूं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L न्यूमरेटर में होगा और A डिनोमिनेटर में होगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाय हो जाएगा कि लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है रिलेशन, और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। अब मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यहां पर कांस्टेंट क्या होगा, दैट कांस्टेंट इज रो, और हम इसको एक और नाम से जानते हैं रेजिस्टिविटी। यहां पे ये क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहां पर क्या है, रो, दैट इज रेजिस्टेंस। रो सिंबल है, रेजिस्टिविटी क्या है, उसका नाम। जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय R, तो इस तरह से रेजिस्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। तो हमारा अल्टीमेटली जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L बाय A। यहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पर करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी मटेरियल पर। ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड करेगा। अगर मैंने सिल्वर की वायर ली, कॉपर की वायर ली, आयरन की वायर ली, एल्यूमिनियम की वायर ली, तो ऑफ कोर्स उन सभी के अगर सेम लेंथ की, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वायर ली, अलग अलग मटेरियल की, तो उनकी रेजिस्टेंस भी तो क्या होगी, अलग होने वाली है ना। तो इसलिए जो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है। तो R इक्वल टू रो L बाय A, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और दैट इज सिंपल डेरिवेशन ऑफ दैट। अगर हम डेरिवेशन करते हैं उसकी, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंबाइन करेंगे इनको, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे तो R इज इक्वल टू रो L बाय, दैट इज फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, इसके अलावा अगर हम फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और एनी मटेरियल आल्सो डिपेंड अपॉन द टेंपरेचर। टेंपरेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। टेंपरेचर पे कैसे करती है, इन नॉर्मल मेटालिक कंडक्टर्स विद इंक्रीज इन टेंपरेचर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ओके, टेंपरेचर इंक्रीज होने के साथ रेजिस्टेंस क्या होती है, मेटालिक कंडक्टर में इंक्रीज होती है। अब क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्यों, रेजिस्टेंस टेंपरेचर इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है, जब मैं किसी भी कंडक्टर का टेंपरेचर इंक्रीज करूंगा तो होगा क्या, उसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनका रैंडम मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। टेंपरेचर इंक्रीज करने के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन भी बढ़ जाएगा। जब रैंडम मोशन बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर तुम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हो और वो रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर दे, हम जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लगाया, वो क्यों लगाया, ताकि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो सके। पर अगर मैंने इसका टेंपरेचर इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से रैंडम मोशन बढ़ गया इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कम हो गया, तो जिस वजह से क्या होगा, इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कम हो जाएगा। मोशन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कम
करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्योंकि अगर किसी भी कंडक्टर में अगर करंट कम होता है तो अल्टीमेटली उसका रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, बढ़ गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। सेमीकंडक्टर्स में इसका अपोजिट होता है, ध्यान रखना। सेमीकंडक्टर में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ठीक है, उसमें अलग कंसेप्ट होता है, वो हायर क्लासेस में आएगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा जनरेट होता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। बट यहाँ पर with increase in temperature movement of electrons will increase, random movement will increase, that's why the motion of electron in particular direction will decrease, that's why the current in the conductor will decrease. So ultimately with increase in temperature resistance of temperature will increase, resistance increase होगा temperature के साथ, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक हो गया फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड। 4 फैक्टर्स हैं, रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम ये ले लेते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, करते हैं। अब हमारा ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हमने किसको डिफाइन करना है, रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। रेजिस्टिविटी यहां से अगर मैं रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट करूं, रेजिस्टिविटी विल बी आर ए डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, L मल्टीप्लाई में वो डिवाइड ओके। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया मेरा, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय L। अगर यहां पर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैं 1 यूनिट कर दूं, यानी 1 मीटर स्क्वायर कर दूं, लेंथ 1 मीटर कर दूं, ये भी 1 ये भी 1, तो R इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू R आ जाएगा, मतलब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह से हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ इट हैज 1 या यूनिट बोल सकते हैं 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट एरिया ऑफ सेक्शन। किसी भी कंडक्टर का अगर एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट है और लेंथ भी 1 यूनिट है तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो किसके इक्वल होगी, रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। Resistivity of a conductor is equal to resistance of the conductor if it has unit area of cross section and unit length. So that is resistivity. That depend upon the material. ये हमेशा क्या करेगी, मटेरियल पे डिपेंड करेगी और ये हर एक मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। हमारी बुक में एनसीईआरटी बुक में भी और एडक्यू की बुक में भी एक टेबल गिवन है जिसमें हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी गिवन है। तो दैट इज कांसेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट निकालना भी सिखाया था। देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ओके, तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक खत्म होता है। रेजिस्टिविटी, अगर हम रेजिस्टिविटी के फैक्टर फाइंड आउट करें, रेजिस्टिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो रेजिस्टिविटी मेनली सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पर, कि मटेरियल कैसा है। अलग अलग मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होगी वो अलग अलग होगी। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, फॉर्मूला में तो दोनों चीजें, अब ये दोनों अगर चीजें चेंज होगी तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होनी चाहिए। फिर ऐसा रेजिस्टिविटी चेंज, अब मैंने पहले कहा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है। अगर ये चेंज होगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगी। और आप कह रहे हो यहाँ रेजिस्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होगा, ध्यान से समझो, जब A और L चेंज होंगे तो R भी चेंज हो जाएगा। यहाँ R भी है, जब ये चेंज होंगे तो ये भी चेंज होगा। इसकी वजह से जो ये पूरा फैक्टर है इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर? तो ये चीजें सब याद रखना, अच्छे से समझना, एक बार बुक में से रीड आउट करना और अच्छे से समझ आ जाएगी। अब छोटे-छोटे से दो टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, conductance is reciprocal of resistance and conductivity is reciprocal of resistance.
सिंपल, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब यूनिट की बात करें अगर, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, तो 1 बाय ओम, ओम को ऊपर लेके आएंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा, तो ओम इनवर्स, ये क्या है? किसकी यूनिट है? कंडक्टेंस की। और इसको हम क्या और भी क्या बोलते हैं? महो, ओम का उल्टा, ओम का उल्टा महो, तो इसकी एक और यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड महो। अगर कंडक्टिविटी की बात करूं तो मुझे पता है कि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या है? ओम मीटर, तो इसलिए कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और या इसको हम क्या बोलते हैं? ओम इनवर्स को हमने क्या बोला? महो, तो महो मीटर इनवर्स, दैट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो यहां तक हमारा एडकुल की बुक से हमारा इलेक्ट्रिक चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे।